नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। एक बड़े अलग विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस प्रोग्राम मुकाबला में अलग अलग विषय हम उठाते रहते हैं आपसे जुड़े। तो जिंदगी के बारे में कहते हैं कि भाई सोच होना उसमें बहुत ज़रूरी है, मोहब्बत होना उसमें बहुत ज़रूरी है, पढ़ना लिखना उसमें होना बहुत ज़रूरी है, और उसका आधार जो है वो ये होता है कि आप किताबों से एक रिश्ता कायम करिए, किताबों से ज़िंदगी में एक नाता कायम करिए। बड़े बड़े फिलोसोफर्स जो हैं, दार्शनिक, वो ये कह के गए हैं कि ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में अगर सबसे करीबी दोस्त कोई काम आता है तो वो किताबें ही होती हैं, और ज़िंदगी को समझने के लिए भी सबसे करीबी दोस्त अगर कोई काम आता है तो वो किताबें ही होती हैं। मैं जब इस प्रोग्राम को तय कर रहा था करने के लिए, तो उसकी वजह ये थी कि हाल में मुंबई पर एक किताब का विमोचन हुआ और मैं वहाँ पर था, और ये पुस्तक का विमोचन जो है ये वाणी प्रकाशन की किताब थी। बड़ा अच्छा लगा वहाँ पर नौजवानों को देखकर, और फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई अगर हमारा यूथ जो है वो पढ़ने लिखने पर इतना रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसकी तरफ से एक जिज्ञासा आ रही है, चाहत बढ़ रही है, तो हिंदी की किताबों के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हिंदी में बहुत बड़ा स्तर है। स्तर इसलिए है क्योंकि स्वाभाविक है कि जो पढ़ाई लिखाई की किताबें हैं, जिसे अंग्रेज़ी में हम एकेडमिक्स कहेंगे, वो अलग है, उपन्यास अलग है, हिंदी में कविताओं की किताबें अलग हैं, हिंदी में इतिहासकारों की किताबें अलग है। तो एक बहुत बड़ा बाज़ार है। फिर जब रिसर्च पढ़ने लगा, ये कागज़ कुछ मेरे हाथ में है, तो उसमें से एक रिसर्च ने मुझे बताया कि द इंडियन पब्लिशिंग इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग एट एन इम्प्रेसिव पेस एंड इज़ वन ऑफ द फ्यू मेजर मार्केट्स इन द वर्ल्ड। ये अंग्रेज़ी की रिसर्च है, इसलिए अंग्रेज़ी में पढ़ के सुना रहा हूँ, उसको अनुवादित कर देता हूँ कि इंडियन जो है, जो प्रकाशन का उद्योग है, वो दुनिया में अपनी एक जगह कायम कर चुका है और बहुत रफ्तार से उसकी तरक्की हो रही है, दोनों प्रिंट में और डिजिटल की जगह में। उससे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बात यह है कि 50% ये मार्केट जो है, ये बाज़ार हिंदी की किताबों के छपने का, ये हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में बराबर है। तो अगर आपको कोई किस्म की ये धारणा हो कि पब्लिशिंग का ज़्यादा वज़न अंग्रेज़ी की तरफ है, तो उसे बिल्कुल बदल दीजिए। तो इसी के आधार पर कुछ नौजवान यहाँ मौजूद है। हम लोग दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके की एक बुक स्टोर में हैं, जिसका नाम जो है मुझे थोड़ा सा किसी जीन्स की ब्रांड की तरह लग रहा था, लेकिन फिर भी बड़ा CMYK जो है, उसमें हम दिल्ली में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ नौजवान हैं जो आए हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपको एक बड़ी ख़ास पैनल से मिलाता हूँ जो किताबों और पब्लिशिंग की दुनिया को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं। अदिति जी, अदिति महेश्वरी, ये वाणी प्रकाशन से जुड़ी हैं। इन्हीं के कार्यक्रम ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि इस पर कुछ बातचीत हो। आप के बारे में मैं क्या बताऊं, सत्यानंद जी, और आप कमल प्रकाशन से हैं, तो बहुत ही पुराना समूह है और बहुत ही प्रतिष्ठित है। आलोक मेहता साहब को टेलीविज़न पर अब मिलाने की हिंदुस्तान में कोई आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े पब्लिकेशंस के आप संपादक रहे हैं, ख़ुद की आपकी किताबें रही हैं और बहुत काम किया है इन्होंने। तो इनसे सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि क्या बदला है और ये हिंदी की दुनिया क्यों बेहतर हो रही है। ये नौजवान शायर हैं कुंवर रंजीत चौहान साहब, और ये जश्न अदब एक कार्यक्रम करते हैं जिसमें मैं भी गया हूँ। तो इनके यहाँ भी जो नौजवानों की उपस्थिति होती है, और उर्दू और हिंदी दोनों के काम करने वालों को ये बुलाते हैं, तो इसकी वजह से मैंने कहा इनसे भी पूछें कि ये जो रुचि बढ़ रही है नौजवानों की, इसके कारण क्या है। आलोक मेहता, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूँगा। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो साहित्य से लेकर सियासत तक की किताबों पर बात कर सकते हैं, और पूरा एक युग आपने देखा है। कैसे ये बदल रहा है, या कहाँ से आपको लगा ये बदल रहा है कि हिंदी की तरफ ज़्यादा पाठक आ रहे हैं, ज़्यादा रुझान है? क्या ये डिजिटल एज की वजह से ज़्यादा मदद हुई? अभिज्ञान जी, दो वजह है। देखिए, पहले भी थे
जब हम और आप मैंने आप लखनऊ में रहे या मैं उज्जैन में रहा, सो होता था कि किताब लेने के लिए कहीं जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पढ़ने के लिए मुश्किल होती थी, किताबें कम छपती थी, उपलब्ध भी कम होती थी। आप चाहे गे पढ़ना हो या धर्मवीर भारती पढ़ना हो या गुलशन नंदा भी पढ़ना हो, आपने प्रेम की बात कही थी। लेकिन अब ये हुआ है कि बड़े पैमाने पर जो लोग स्कूल कॉलेज से भी निकल करके आ रहे हैं, उनको लगा एक भूख है अलग तरह की। जैसे बिहार में उदाहरण इसलिए दूंगा, भी राजकमल और ये अपने साथी बताएंगे, बिहार में भी मैं संपादक रहा, वो भी आज से भी सब उस समय, आज भी यदि आप जाएं पुस्तक मेले में तो बोरियों में, जिसको वर्चुअली जिसको कहते हैं, कि इतनी इकट्ठा लोग किताबें खरीदते हैं। तो आप ये बताएं कि तब इसलिए लोगों में भूख पड़ने की, चूंकि हम कहते हैं गरीबी। आपसे जानबूझ कर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आलोक जी आप इतने बड़े बड़े अखबारों के संपादक रहे, बहुत सारा साहित्य जो है वो अखबारों के जरिए पढ़ा जाता था। जो मेरी रिसर्च, और ये रिसर्च जो है वो उसको आप लोग नकार सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अब जो है वो अखबार तो हैं, वो आज भी अपनी बात लिख रहे हैं, उसके बजाय वो उसे बुक की शक्ल में देखना चाहते हैं और उससे मिलना चाहते हैं, उस साहित्य को समझना चाहते हैं। देखिए ये पूरक है। जैसे लोग क्या कहते थे, टेलीविजन आया तो नहीं पढ़ेंगे, आप चाहे वेस्ट में चले जाएंगे, उसी तरह से पत्र पत्रिकाओं ने उनको बढ़ाने में मदद किया। अब जब कंप्यूटर क्रांति हो गई, उस डिजिटल से, जब वो गूगल में दबाते हैं अभिज्ञान प्रकाश, तो अभिज्ञान प्रकाश की किताब तुरंत 4 किताबें यदि मान लीजिए 20 हैं, तो तुरंत उसको मिल जाती, फिर वो ढूंढता है कि कहाँ मिल सकती है। इसने हमें तो हमें कोई खतरा नहीं है, डिजिटल हमारे लिए स्वाभाविक, जबकि सरकारें जरूर कहती है अब आपको किताबों की जरूरत ही कहाँ होगी, आप कोई पढ़ता ही नहीं है, अभिज्ञान जी टेलीविजन कौन देख रहा है, अब तो सब कंप्यूटर टेलीफोन देख रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे के, ये जो हमारी संचार क्रांति हुई है उसने भी हमारी बड़ी मदद की है। जैसे चीजें, मतलब आपने एक लैपटॉप के या एक पाम टॉप के या जो भी उसका स्वरूप कहिए, आपने किताब पढ़ने का एक यंत्र ही इजाजत कर दिया। लेकिन मुझे लगता है अभी किंडल की स्टेज पर आपने किया, अभी मुझे लगता है किंडल की स्टेज पर हम जरूर नहीं है, खास करके हिंदी में। बात कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, लेकिन हाँ उसकी जानकारी के लिए, पुस्तक की जानकारी के लिए पहले क्या होता था, पता लगाएंगे कौन सी। यूरोप में आलोक जी, खासतौर पे मैंने लगातार देखा है कि सारी अलग अलग मुल्कों की भाषाओं का समावेश किंडल में है, और बड़े से बड़ी पुस्तकों को उन भाषाओं में स्थानीय रूप से वो दे रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो एक अलग पीढ़ी है जो किंडल पर देख रही है। लेकिन हमारे यहाँ चाहे कम पैसा जिनके पास है, और पुस्तकें इसीलिए कुछ महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं, और अच्छी पुस्तकें भी अच्छी आई हैं जो कम दामों पर मिलने लगी है, हिंदी में भी। सत्यरंजन जी, अगर आप, चूंकि आप लोग इतनी प्रतिष्ठित और पुराने लोग हैं, तो 2 दशक, चलिए उससे पीछे नहीं जाते हैं, हिंदुस्तान बहुत बदला है 2 दशकों में। 2 दशकों में और आज में क्या फर्क है आपके हिसाब से? क्यों नौजवान ज्यादा आकर्षित है? हालांकि आज इंफॉर्मेशन एज है, हर किस्म का बूम जो है उसके मोबाइल पर उपलब्ध है, वो रास्तों को छोड़कर वो क्यों जाए किताब की तरफ, या क्यों जा रहा है किताब की तरफ? देखिए, किताब पढ़ना केवल शौक का मामला नहीं है। हाँ। किताब पढ़ना ज़रूरत का मामला भी है। इसको उलट कर कहें तो किताब पढ़ना पहले ज़रूरत थी लोगों की, अब वो शौक में बदलता जा रहा है। ठीक है। तो 2 दशक की जो आपने बात की ना, आप हम ये भी ध्यान दें कि 2 दशक में हिंदी पट्टी बदली है, नया मिडिल क्लास उभर कर सामने आया है। हाँ। एक बिल्कुल नया एडुकेटेड तबका हमारे सामने आया है। हाँ। जो ओबीसी, जो अपना साहित्य पढ़ना चाहता है, जो अपनी संस्कृति जानना चाहता है, बिल्कुल, जो मल्टीनेशनल कल्चर में, मल्टीनेशनल ऑफिसेज में जो नौजवान गए हैं, हिंदी पट्टी में कोर्स की किताब पढ़ो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो, घर में यही सिखाया जाता है। बहुलांश यही है। वो अपवाद घर, मैं भी एक अपवाद परिवार में था जहाँ पर सब कुछ मुझे पढ़ाया गया शुरू से, घर में लाइब्रेरी थी, ठीक है, लेकिन ऐसे खुशनसीब लोग बहुत कम होते हैं जिनको बचपन से सारी चीज़ें मिले। तो जब आप, बच्चों की पत्रिकाएं कितनी हैं हिंदी में आप देख लीजिए, किशोरों की पत्रिकाएं कितनी हैं आप देख लीजिए, नहीं है, नहीं के बराबर। हाँ, उस पर मैं आऊँगा लोक में। तो उसमें होता क्या है कि रीडिंग कल्चर का जो एक पायदान तैयार होना चाहिए कि बच्चा पढ़ते हुए आगे बढ़ेगा तो आगे भी अपने चली गई, वो खत्म, क्या बताऊं आपको। तो लेकिन चूंकि दूसरों को पढ़ते हुए हम देखते हैं, और हम किताबों पर बात करते हुए देखते हैं, अपनी भाषा के लेखकों पर बात करते हुए देखते हैं, हम एक अब ऐसी सोसाइटी में जब जा रहे हैं जो मतलब जहाँ बांग्ला का भी साथ में काम करने वाला आदमी है, मराठी भी है, तमिल तेलुगु भी है, उड़िया भी है, असमी भी है, तो हमें भी लगता है कि ज्ञानवर्धक दिखने के लिए भी पढ़ रहा है
कि जरा 4 लोगों के बीच में बैठे हो तो पता चले ना, मतलब हर आदमी को मेरी तरह थोड़ा ना गए। देखिए ऐसा है कि सोशल मीडिया पर सबको ज्ञानी दिखना है। पॉइंट तो भाई ये कोई मतलब साहब आलोक मेहता ने क्या लिखा था 1978 में, तो जरा मतलब 2 दशक हम भी में जो बता 2 सकें। दशक में बदला है कि किताब वही, जिसको कोई बड़ा आलोचक कहते कि ये बड़ी किताब है या अच्छी किताब है, वो जमाना गया। सोशल मीडिया पर हर कोई आलोचक है जो किताब पढ़। इंटरेस्टिंग बात है ये, हमको हमारे सिनेमा के दोस्त बताते हैं, खासतौर पर एक्टर्स और बनाने वाले, तो कह रहे हैं कि अब बड़ा मतलब उतना क्रिटिक्स का, हाँ वो एक मतलब कुछ एक वो दबाव अब वो नहीं रहा। स्टार इंडिया के उन्होंने तो हाल में कहा कि मेरी फिल्में क्रिटिक प्रूफ होती हैं, तो आप कह रहे हैं वैसा हो रहा है कि उनको इतनी जरूरत नहीं है, हालांकि उनकी इज्जत हमेशा रहनी चाहिए। हमें ट्रेंड समझने में कुछ साल लग जाते थे पहले। काशीनाथ सिंह की किताब आई काशी का सिंह, उसके कुछ समय बाद विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब आई नंगा तलाई का गाँव। इन दोनों किताबों ने हिंदी प्रकाशन उद्योग के डायनेमिक्स बदल दिए। ट्रेंड सेटर किताबें हैं ये। कविता, कहानी और उपन्यास में जो सब कुछ सिमटा हुआ था, वो अचानक से संस्मरण जो खत्म होने की तरफ विधा जा रही थी, कथेतर विधाएं खत्म होने, आत्मकथा संस्मरण बाढ़ आ गई। अदिति, क्या वो प्रयोग था जिसने आपको और आपके यहाँ छपने वाली किताबों को नौजवानों के ज्यादा करीब लाके खड़ा किया? धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता गया, हमें ये लगा कि एक प्रकाशन गृह को समय के साथ कदमताल रखनी चाहिए। तो आज भी वाणी जाना जाता है एक एकेडमिक आउटलुक के लिए, आध्यात्मिक, बौद्धिक, लेकिन साथ में मुझे, जब मैंने 2014 में अपनी एजुकेशन ख़त्म करके वाणी प्रकाशन में मैं आई, मैं लंदन में काम करती थी उससे पहले, और वहाँ मैंने ये देखा कि वहाँ का पब्लिशिंग हाउस बहुत अलग तरीके से सोचता है। शायद इसलिए भी कि हम फैमिली मैनेज बिजनेस थे और वो कॉर्पोरेशंस थी, तो एक स्ट्रैटेजी में ही फ़र्क आ गया था। हाँ, इसमें मैंने जो रिसर्च पढ़ा, इसमें इस बात का जिक्र है कि अभी भी आपके जो बड़े प्रकाशक हैं अंग्रेजी के, तो उनके तार जो है वो किसी न किसी घर से ही जुड़े होते हैं लंदन में जी, और हिंदुस्तान में भी यही रहा है। इसका एक कारण है, किताबें बहुत ज़्यादा कमाई का साधन नहीं है किसी के लिए भी, और उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए एक फैमिली जैसा सर्किट ही चाहिए जो कि जिसे पता हो कि कब खर्चे कम करने हैं और कब खर्चे बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये कारण अगर है ये कि प्रोफेशनल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब ज़्यादा नुकसान हो जाएगा? हो रहे हैं वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगा रहे हैं प्रकाशन उद्योग में, और फैमिली मैनेज बिजनेसेस भी एक वेंचर कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ के। लेकिन अगर लोगों ने किताबें ज़्यादा खरीदना शुरू किया है तो क्या आप लोग ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं पहले से? तो उसके मुझे अगर ये पता चले तो मैं तो खुश होऊंगा। भाई चलिए, देखिए नीलसन बुक स्कैन की जो रिपोर्ट आई है, जो कि उन्होंने इंडियन फेडरेशन ऑफ पब्लिशर्स और इंडियन बुक सेलर्स एसोसिएशन के साथ 2016 में प्रकाशित की है, उसके मद्देनज़र 2020 तक हम लगभग $740 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएंगे। उसमें बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल बुक्स का है, और 34.5% लोग हिंदी लेजर एक्टिविटी के लिए पढ़ते हैं और 5.5% लोग अंग्रेजी लेजर एक्टिविटी के लिए पढ़ते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स हैं। तो और ये महानगरों के स्टैटिस्टिक्स हैं, सेकेंड और थर्ड टायर टाउन्स या विलेजेस के नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कोप है हमारे लिए, और अगर हमारी बिक्री बढ़ रही है तो ऑथर्स के एडवांसेस बढ़ रहे हैं, रॉयल्टीज़ बढ़ रही हैं, बुक स्टोर्स बढ़ रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर। रिपोर्ट जो मेरे सामने है वो कह रही, मतलब आप लोगों को उम्मीद की जा रही है 20% प्रतिवर्ष की ग्रोथ की, जो कि मतलब किसी चाहे प्रकाशन या किसी किस्म की इंडस्ट्री, उसके लिए बहुत बड़ी बात। इट इज़ द बिगेस्ट मास मार्केट इंडस्ट्री फॉर बुक्स इन द वर्ल्ड। कारण ये है कि अगर आप ई बुक्स का हम बात करें तो अमेरिका और यूरोप सैचुरेट हो चुका है, सिर्फ भारत में ही ई बुक्स बढ़ रही हैं 12.5% से पिछले साल से। वो कारण ये है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी, डिजिटल का दायरा बढ़ रहा है। रंजीत, आप एक साहित्य से जुड़ा फेस्टिवल करते, क्यों करते? एक तो चलिए जज्बा हो गया और आपको पसंदीदा आपका काम है, आप खुद एक नौजवान शायर हैं, खुद जब आप कहीं जाकर अपने आप को रख सकते हैं तो खुद अपना कोई फेस्टिवल क्यों कर रहे हैं आप, और वहाँ पर किताबें या साहित्य या पोइट्री क्यों प्रमोट कर रहे हैं? उससे फ़ायदा क्या हो रहा है आपको? देखिए, पोइट्री और साहित्य वो एक ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन का एक ज़रिया है। हज़रत अली ने कहा था कि बात करो ताकि पहचाने जाओ। आपको बात करना ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है, और आपको अपनी ज़मीन समझने के लिए आपको ज़बान संभालनी ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन क्या है।
हमारे साथ जो चंद हादसे हुए, इसमें एक शेर था जॉन एलिया का, उन्होंने कहा कि एक ही हादसा तो है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। सिर्फ कम्युनिकेशन जो है ये एक मसला रहा हमेशा से। अभी अदिति जी बता रही थी, आलोक जी बताए, बाकी आप लोग हम छठी सबसे बड़ी मार्केट है बुक्स की। अच्छा, किताब पर पहले बात कर लेते हैं। किताब जो है, किताब देखिए मैं आपको बताऊं, नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आधार इस बात का कि जिस नीलसन रिपोर्ट का इन्होंने जिक्र किया, जो है एक तरह से 2016 की औपचारिक भारत के प्रकाशन की इंडस्ट्री पर रिपोर्ट है, वो 20% का प्रोजेक्शन कर रही है। तो मतलब 20% का मतलब ये है कि हर 100 में से आज जो पढ़ने वाले हैं, चाहे जिस भी उम्र दराज हों या नौजवान हों, उसमें 20 लोग और जुड़ेंगे तो बहुत बड़ी बात है, छोटी चीज़ नहीं है। मैं बताऊं आपको कि आप जाइए, 65% अमेज़न क्लेम करता है कि 65% हमारी बुक पहले के मुकाबिल बढ़ गई है। 65% हाँ, पिछले साल में अमेज़ॉन कर रहा है। जबकि अभी यहाँ आकर के हमने बात की, शुरू जब किया तो पता चला कि अमेज़ॉन से ऐसे बुक नहीं, लेकिन वो क्लेम करते हैं 65%। बहरहाल, तो उनके अपने स्टैटिक्स उस पर हम नहीं जाते। किताब जो है, आप कह रहे हैं नौजवानों से फेस्टिवल क्यों करते हैं, मैं उस पर आ रहा हूँ। किताब और इन्फॉर्मेशन दोनों अलग अलग चीज़ें। अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी चीज़ के बारे में तो गूगल और डिजिटल, लेकिन किताब से जो आपके इमोशंस होते हैं, जो रिश्ते जुड़ते हैं। एक इफ्तिखार आरिफ साहब का एक मिसरा है किसी नज़्म का कि अजब घड़ी थी किताब कीचड़ में गिर पड़ी थी, उसके बाद पूरे रिश्ते उससे जुड़ते चले जाते हैं। गुलजार साहब की नज़्म है। तो आप किताबों से आप रिश्ते कायम करते हैं। किताब में अपनी पूरी, मैं मोहब्बत का शायर हूँ, जाहिर है मैं तो मोहब्बत की बात करूँगा। आप देखें कि जितनी भी इमोशंस हैं आपके, आप रामलाल को पढ़िए, उनकी कहानियाँ पढ़िए, प्रेमचंद को पढ़िए, उनके उपन्यास पढ़िए। आप देखिए कि आप एक मंजर के साथ ट्रेवल करते हैं। लैपटॉप खोल करके, अपना कंप्यूटर खोल करके आप मंजर कशी नहीं कर सकते। और जानने के लिए, और जहाँ तक नौजवानों की बात है, आप नौजवानों को देखिए कि जिस तरह से वो आ रहे हैं, हमने दिया आज तक नौजवानों को क्या? सिर्फ ये कि आप इस तरफ चले जाइए, उस तरफ चले जाइए, आप किसी पार्टी में आकर के सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपको कविताओं के ग्रामर तक नहीं पता है, आप कुपढ़ और अनपढ़ में फ़र्क बताते हैं। जबकि आप, सही बात तो ये है कि आप खुद कुपढ़ हैं और आपने पढ़ा भी गलत है और आपने पढ़ाया भी गलत है। तो जब हम इनको सर्व ही यही करेंगे तो जाहिर है कि ये तो निकल करके आएगा। लेकिन अगर आप शायरी देखिए तो 10,000 से ज़्यादा नौजवान इस दिल्ली में लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप फेस्टिवल्स में आते हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त कि जिस तरह से नौजवान कनेक्ट कर रहा है। आप उनको बताइए तो कि है क्या लिटरेचर। अच्छा, दूसरी चीज़, लिटरेचर जो है, उसके बाद वो क्या किताबें खरीद रहे हैं, क्या उनकी, मतलब मैं यही समझने की कोशिश, जाहिर है ये सारी गतिविधियों का एक कनेक्ट होता है, सबके अपने अपने तार जो है वो सोच को लेकर जाते हैं। फिर मैं नौजवानों को सवाल लेना चाहूँगा, वक्त के साथ अभियान भाई, अगर आप नहीं चलेंगे जी, तो फिर तो अगर आप पानी बांध बना करके रोकेंगे तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगा और गंदा हो जाएगा। तो चलना तो पड़ेगा। एक रवानी दरिया में होनी चाहिए। रवानी है वो ख्याल, वो आपका था, वो ज़माना आपका ज़माना था, ये ज़माना इनका ज़माना है। इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, इनकी रोशनी को आप अपनाइए, इनके साथ चलिए। और उसके लिए आपको किताब की पैकेजिंग जो करनी होगी कि वहाँ तक पहुँचे, उसके लिए वाणी और राजकमल ज़रूरी है। ठीक, उसके लिए वाणी और राजकमल ज़रूरी है, और थोड़ी सी मेरी भी जो है वाणी इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि मैं ब्रेक ले लूँ उस वाणी का इस्तेमाल करके। नौजवानों से पूछेंगे, देखो मैं आपसे कहना बड़ा दिलचस्प है, और किसी मेरे जैसे इंसान के लिए जिसको हमेशा से मोहब्बत रही है किताबों से, अलग अलग तरह की किताबें पढ़ने से, अंग्रेज़ी से लेकर हिंदी तक, तो बदलाव जो है वो एक किस्म की खुशी देता है। आज ही मैंने किसी को ये लिखते हुए देखा सोशल मीडिया पर ही कि एक ज़माने में लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी लेकिन वक्त बहुत होता था। तो क्या अब नौजवानों के पास वक्त ज़्यादा है? मैं आ रहा हूँ इसी पॉइंट पर, उनके कुछ सवाल लूँगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।